नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हो सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का चैप्टर 1 यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज की। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की दो सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज, एक जो हमारे खेत खलियानों से जुड़ी है और दूसरी जो हमारे गहरे समुंदर से। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपके किचन में जो केचप रखा है और फ्रीजर में जो फिश रखी है, उनमें क्या कॉमन हो सकता है? सोचो सोचो। एक खेत से आता है, दूसरा समुंदर से, लेकिन इन दोनों के पीछे हैं इंडिया की दो ऐसी मेगा इंडस्ट्रीज जो हमारे खाने पीने का पूरा तरीका बदल रही हैं। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप है इंडिया का दिल यानी हमारे खेत। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे किसान की मेहनत जैसे गेहूं, आम, टमाटर जमीन से निकलकर सीधे हमारे घर के पास कन्वीनियंट पैकेट्स में पहुंच जाती है। ये जो जादुई सफर है ना, खेत से प्लेट तक का, इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। चलो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है खेत से कच्चा माल लेना, जैसे अनाज, फल या दूध, उस पर थोड़ा जादू करना यानी प्रोसेस करना, और उसे ऐसी चीजों में बदल देना जो ज्यादा दिन तक चल सकें और उनकी वैल्यू बढ़ जाए। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, खाना बर्बाद होने से बचता है, और दूसरा, लोगों को काम मिलता है ना? एकदम विन विन सिचुएशन। चलो फटाफट इंडिया का नक्शा खोलते हैं। नॉर्थ में चलो तो आपको मिलेगा इंडिया का फूड बोल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स का बोलबाला है। अब चलो वेस्ट की तरफ, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ चीनी, आम और दूध से सब मीठा मीठा है। नीचे साउथ में देखो तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मसालों और सी फूड का खजाना है। और ईस्ट में वेस्ट बंगाल और असम हमें देते हैं बेहतरीन चावल, मछली और चाय। हर रीजन का अपना अलग ही स्वाद है। तो सवाल यह है कि आखिर ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे है 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, इंडिया का मौसम इतना डाइवर्स है कि यहाँ साल भर अलग अलग फसलें उगती रहती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रही है, जैसे पीएम किसान संपदा योजना से। तीसरा, हम सबकी बिजी लाइफ, जिसके कारण रेडी टू ईट फूड की डिमांड बढ़ गई है। चौथा, इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और पांचवा, नई नई टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान बना रही है। चलो क्लास, अब खेत खलियां छोड़कर चलते हैं समुद्र की लहरों की तरफ। हमारे टूर का अगला स्टॉप है इंडिया का विशाल समुद्री किनारा, जहां रहते हैं समुद्र के असली धाकड़ खिलाड़ी, यानी हमारे मछुआरे और उनकी पावरफुल मरीन फिशिंग इंडस्ट्री। अंदाजा लगाओ, इंडिया की कोस्टलाइन कितनी लंबी होगी? ये है 7,517 किलोमीटर। पता ये कितना है? दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने से भी ज्यादा। वाओ! इतनी लंबी कोस्टलाइन का मतलब ढेर सारी मछलियां और ढेर सारे मौके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि इंडिया के दोनों समुद्री किनारे एक दूसरे से कितने अलग हैं। वेस्ट कोस्ट पर है अरब सागर, जहां समुद्र का नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा है और पानी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स पॉम्फ्रेट और झींगा पकड़ने में आगे हैं। वहीं ईस्ट कोस्ट पर है बे ऑफ बंगाल, जहां बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टा और मैंग्रोव के जंगल हैं, जो मछलियों के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में हिल्सा और मैक्रेल खूब मिलती है। देखा, दोनों एकदम अलग, पर दोनों ही मछलियों से मालामाल हैं। तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे क्या राज है? पहला, इंडिया के समुद्रों में 2200 से भी ज्यादा तरह की मछलियां हैं। दूसरा, सी फूड की डिमांड देश में भी बढ़ रही है और विदेश में भी। तीसरा, गवर्नमेंट भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी स्कीम से इस सेक्टर को बूस्ट कर रही है। और चौथा, हमारे मछुआरे अब मॉडर्न टेक जैसे जीपीएस और सोनार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका काम और भी स्मार्ट हो गया है। लेकिन जैसा कि हर सफर में होता है, रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, है ना? ये दोनों इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर रही हैं। चलो देखते हैं कि ये मुश्किलें क्या हैं। ये टेबल देखो, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी दोनों में कॉमन है। फूड प्रोसेसिंग में कोल्ड स्टोरेज की कमी है, तो फिशिंग में अच्छे बंदरगाह यानी हार्बर्स नहीं है। सप्लाई चेन में भी दिक्कत है। खेती में बहुत सारे बिचौलिए या मिडलमैन हैं, तो समुद्र में ओवर फिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने की प्रॉब्लम है। और हाँ, फिशिंग इंडस्ट्री को पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना पड़ता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये देखो, कुछ प्रोडक्ट्स में तो 30% से ज्यादा का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है।
आसान भाषा में, हम जितना भी खाना उगाते हैं उसका लगभग 1/3 हिस्सा हम फेंक देते हैं। सोचो कितना बड़ा नुकसान है ये। ओके, तो हमने मुश्किलों की बात कर ली, पर अब आगे का रास्ता कैसा है? प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा सॉल्यूशंस और मौके भी हैं। तो चलो अपने टूर के आखिरी पड़ाव में इन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर मैप देखते हैं। फ्यूचर तो काफी ब्राइट लग रहा है। गांव में और जॉब्स मिलेंगी, स्पेशली यूथ और महिलाओं के लिए। जब खाना कम बर्बाद होगा तो किसानों की आमदनी अपने आप बढ़ेगी। एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज सब कुछ आसान कर देंगी। नए नए स्टार्टअप्स मार्केट में आ रहे हैं। साथ ही ब्लू इकोनॉमी पर फोकस होगा, यानी समुद्र को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ना। और सबसे बड़ा सपना, मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया का चैंपियन बनाना। आपके हिसाब से मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कदम क्या है? इस पर जरूर सोचना। चलो चलो सब सेटल हो जाओ। आज हम लोग ना इंडिया की 2 ऐसी सुपर इंडस्ट्रीज की कहानी सुनेंगे जो आपकी लाइफ से लिटरली हर दिन जुड़ी हुई हैं। कौन सी? कागज और स्टील। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल टूर के लिए। अच्छा, एक सवाल कभी सोचा है कि आपकी जो नोटबुक है और जिस मेट्रो ट्रेन में आप सफर करते हो, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? एक इतना नाजुक और दूसरा इतना मजबूत। इनके पीछे हैं इंडिया की वो 2 पावर हाउस इंडस्ट्रीज जिनकी कहानी आज हम समझेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। तो हमारी इंडस्ट्रियल टूर का पहला स्टॉप है पेपर इंडस्ट्री। चलो एक डिटेक्टिव की तरह पता लगाते हैं कि हम जो कागज हर दिन इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बनता कहाँ से है और इसके पीछे कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारी गाड़ी रुकेगी उत्तर प्रदेश में। सोचो, वेस्टर्न यूपी जो है ना, वो पेपर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा किचन है। और इस किचन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है पता है? कोई फैंसी चीज नहीं, खेती से निकला कचरा। जी हाँ, गन्ने की खोई यानी शुगर केन का बचा हुआ हिस्सा और गेहूं का भूसा। और सबसे बड़ा फायदा, अरे किचन के बिल्कुल पास में ही दिल्ली और एनसीआर जैसा इतना बड़ा मार्केट है। मतलब खाना बनाते ही सामने पार्टी चल रही है, फटाफट सर्व कर दो। चलो अब यूपी से सीधा चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ चंद्रपुर में है इंडिया की सबसे पुरानी पेपर मिल्स में से एक, बल्लारपुर। ये जगह हिस्ट्री और मॉडर्निटी का एकदम परफेक्ट मिक्स है। पता है क्यों? ये लोग फ्रेश लकड़ी से भी पल्प बनाते हैं और पुराने कागज को रिसाइकल भी करते हैं। और मुंबई पोर्ट पास होने से क्या होता है? इनका बनाया पेपर मेड इन इंडिया का थप्पा लगाकर सीधा दुनिया भर में चला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रही है? इसके 3 सिंपल रीजंस हैं। आराम से समझो। पहला, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, जो जंगल, खेत और हाँ, हमारे और आपके रिसाइकल बिन से भी आता है। दूसरा, पानी। पेपर मिल्स को ना बहुत प्यास लगती है, बहुत पानी चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हम और आप। हमारी पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब इसकी डिमांड को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रही हैं। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? तो इस इंडस्ट्री के सामने भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। चलो उन्हें भी समझते हैं, क्योंकि इसके बिना ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। ज़रा इस चार्ट को ध्यान से देखो। हम अक्सर सोचते हैं कि सारा कागज पेड़ काटकर बनता है, पर अब स्टोरी बदल गई है। सबसे बड़ा हिस्सा देखो, लगभग 30 से 35% रिसाइकल पेपर से आ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि इंडस्ट्री जंगल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है, पर इससे रॉ मटेरियल को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गया है। तो यहाँ पर इसके 3 बड़े विलेंस हैं। पहला, अच्छे रॉ मटेरियल की हमेशा कमी रहती है। दूसरा, पुरानी टेक्नोलॉजी जो पोल्यूशन भी ज्यादा करती है। और तीसरा, चाइना जैसे देशों से आने वाला सस्ता इंपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपकी नोटबुक शायद सस्ती मिल जाए, पर इससे हमारे देश की लोकल मिल्स और उनमें काम करने वालों पर बुरा असर पड़ता है। चलो अब कागज की दुनिया से निकलकर इंडिया के असली इंडस्ट्रियल हार्टलाइन में चलते हैं। हम बात करेंगे लोहे की यानी स्टील इंडस्ट्री की। ये वो इंडस्ट्री है जो सच में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। और इस इंडस्ट्री को एक नाम दिया गया है, सभी उद्योगों की जननी यानी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बिना ना गाड़ियां बन सकती हैं, ना घर, ना बड़े बड़े पुल और ना ही मशीन्स। हर चीज का बेस यही तो है। आज़ादी के बाद इंडिया ने कुछ बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स लगाए, जैसे झारखंड का बोकारो जो उस वक्त सोवियत यूनियन की मदद से बना। फिर ओडिशा का राउरकेला जो जर्मनी की हेल्प से बना, इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर प्लांट था।
और छत्तीसगढ़ का भिलाई जो रशिया की मदद से बना, और पता है आज भी हमारी रेलवे ट्रैक्स का एक बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के सुपरस्टार्स भी हैं। सबसे पहले टाटा स्टील, जिसकी शुरुआत 1907 में हुई थी, आज़ादी से भी बहुत पहले, सोचो। और आज के दौर में JSW स्टील, जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुपर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इन दोनों ने मिलकर स्टील इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन स्टील इंडस्ट्री जो एक सुपर हीरो जैसी लगती है ना, उसके सामने भी कुछ विलन्स हैं, मतलब कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। चलो देखते हैं कि इस सुपर हीरो को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो, आधी लड़ाई तो टेक्नोलॉजी की है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, एक तरफ है पुरानी टेक जिसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ है नई टेक जो एफिशिएंट भी है और साफ भी। बस ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है ना, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जरा इस टेबल को देखो, इससे सब क्लियर हो जाएगा। पहला चैलेंज, कोकिंग कोल। ये कोई मामूली कोयला नहीं है बच्चों, ये स्टील बनाने का समझो सुपर फ्यूल है, एकदम हाई ग्रेड। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में ये मिलता कम है, तो असर क्या हुआ? हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, और वो भी महंगा। सिंपल। दूसरा है एनर्जी कॉस्ट, यानी बिजली इतनी महंगी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, राइट? और तीसरा, सबका जाना पहचाना विलन, चाइना से सस्ता स्टील, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर प्रेशर डालता है। तो आगे का रास्ता क्या है? प्रॉब्लम्स तो है, पर सॉल्यूशंस उससे भी बड़े हैं। चलो अब देखते हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज और खासकर स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा दिखता है, आउटलुक क्या है। सरकार की नेशनल स्टील पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सपना है। 2030 तक इंडिया का टारगेट है 300 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करना। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि देश आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना फोकस करने वाला है। और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, गोल कंजम्पशन बढ़ाने का भी है। अभी इंडिया में हर आदमी एवरेज 77 kg स्टील यूज करता है साल भर में। इसको बढ़ाकर 160 kg तक ले जाना है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेहतर घर, बेहतर सड़कें, बेहतर ट्रांसपोर्ट, यानी हम सबके लिए एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फ्यूचर का सबसे एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट ये है ग्रीन स्टील। जरा सोचो, स्टील बन रहा है लेकिन पोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो रहा। कैसे? कोयला की जगह हाइड्रोजन यूज करके। ये एक रेवोल्यूशन जैसा है जो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी बचा सकता है। कितना कूल है ये। तो आत्मनिर्भर बनने का रास्ता क्या है? पेपर इंडस्ट्री के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी किसानों के साथ मिलकर पेड़ उगाना और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग। स्टील इंडस्ट्री के लिए मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स, यानी स्पेशल स्टील बनाने पर कंपनीज को सरकारी बोनस मिलेगा। और दोनों का कॉमन गोल क्या है? इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज्यादा करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर इंडिया को सच में दुनिया की ग्रीन स्टील सुपर पावर बनना है तो आपका सबसे क्रिएटिव, सबसे हटके आइडिया क्या होगा? सोचिए और रुकिए मत, जरूर बताइएगा। कभी आपने रोककर सोचा है कि आपके आसपास जो रोज की चीजें हैं, जैसे आपकी गाड़ी, आपका फोन, अरे यहाँ तक कि आपकी पानी की टेबल पर रखी पानी की बोतल, इनके पीछे की कहानी क्या है? लगता है ना कि ये सब बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये सब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इंजन का प्रोडक्ट है। तो आज हम उसी इंजन का टूर करने वाले हैं, इंडिया के इंडस्ट्रियल पावर हाउस का। चलिए शुरू करते हैं। जरा इन 3 चीजों को देखिए, एक कार, एक स्मार्टफोन और एक प्लास्टिक की बोतल। देखने में तो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इन सब में एक बहुत ही पावरफुल कॉमन बात है जो हमारे देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चला रही है। क्या लगता है आपको, क्या चीज इन सबको जोड़ती है? इसका जवाब है कि ये तीनों चीजें इंडिया की 3 इंडस्ट्रियल सुपरस्टार्स की देन हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम ICT कहते हैं, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये 3 सेक्टर्स मिलकर देश की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, और आज हम इसी कहानी को समझेंगे। तो चलिए अपने पहली सेक्शन से शुरू करते हैं, रोज की चीजें, बड़ी इंडस्ट्रीज। यहाँ हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये सेक्टर्स आखिर बनाते क्या हैं और कैसे ये हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हमें सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल्स ही नहीं मिलती, बल्कि गाड़ियों का पेंट और हमारे कपड़ों के लिए सिंथेटिक फाइबर्स भी मिलते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो तो जाहिर है, कार्स, बाइक्स और ट्रक्स बनाता है जो पूरे देश को चलाते हैं। और ICT सेक्टर हमारी डिजिटल दुनिया को पावर देता है, हमारे फोन्स, लैपटॉप्स और सारे ऐप्स। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ को डिफाइन करता है।
ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि ये इंडस्ट्रीज क्या बनाती हैं, तो अब वक्त है एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप का। चलो देखते हैं कि इंडिया के वो इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स कौन से हैं जहां ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन एक्चुअली हो रही है। हमारे इंडस्ट्रियल टूर का पहला स्टॉप वेस्टर्न इंडिया। ये रीजन सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, कई मामलों में ये पूरे देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। और यहाँ देखिए क्यों। गुजरात को अक्सर इंडिया का पेट्रोकेमिकल किंग कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जामनगर रिफाइनरी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र में पुणे शहर को भारत का डिट्रॉइट का निकनेम मिला है। ये एक बहुत बड़ा हब है जहां टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े बड़े जायंट्स अपनी गाड़ियां बनाते हैं। वेस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हमारा टूर अब साउथ और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। चलो देखते हैं कि ये रीजन्स इंडस्ट्रियल मैप पर क्या कमाल कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रीजन ने अपनी एक स्पेशलिटी बना ली है। साउथ में तमिलनाडु को साउथ एशिया का डिट्रॉइट कहते हैं, जहां ह्युंडई और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों का बोलबाला है। फिर आते हैं टेक हब्स, बेंगलुरु और हैदराबाद, इंडिया की अपनी सिलिकॉन वैली, जहां गूगल और इन्फोसिस जैसे ग्लोबल जायंट्स का घर है। और ऊपर नॉर्थ में नेशनल कैपिटल रीजन यानी गुरुग्राम और मानेसर, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प का गढ़ है। ये टेबल जो हमने अभी देखा, उसकी एक बेहतरीन समरी है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन कितनी क्लियर है। वेस्ट पेट्रोकेमिकल्स और ऑटोज का पावर हाउस है, नॉर्थ ऑटोमोबाइल्स में स्ट्रांग है, और साउथ वो तो ऑटोज और सबसे जरूरी पूरे आईसीटी सेक्टर दोनों का हब है। तो हमने देखा कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, इनकी इतनी तेजी से ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। अपने अगले सेक्शन में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। इस सीक्रेट फॉर्मूला का पहला इंग्रेडिएंट है 1 नंबर, 100%, यानी 100%। इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोकेमिकल्स और आईसीटी जैसे की सेक्टर्स में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई अलाउ करती है। इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां इंडिया में अपने ऑपरेशंस पूरी तरह ओन कर सकती हैं, जो इंडिया को ग्लोबल कैपिटल और टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है सरकार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा दिया है, जबकि डिजिटल इंडिया ने आईसीटी सेक्टर की ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड दे दी है। इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसी पॉलिसीज को जोड़ लीजिए तो समझ लीजिए कि सरकार ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है हमारा ह्यूमन कैपिटल। इंडिया हर साल 10 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पैदा करता है। ये मैसिव स्किल्ड टैलेंट पूल ही देश के आईसीटी बूम के पीछे का असली इंजन रहा है, जो इनोवेशन और स्केल के लिए जरूरी ब्रेन पावर देता है। और फॉर्मूला का आखिरी हिस्सा वो है डोमेस्टिक मार्केट। खुद यानी हम और आप। इंडिया की तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास की नई गाड़ियों, लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए भूख बढ़ती जा रही है। ये पावरफुल डोमेस्टिक डिमांड इन इंडस्ट्रीज के लिए एक कांस्टेंट फ्यूल का काम करती है, जिससे ग्रोथ का एक साइकिल चलता रहता है। हाँ, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में कुछ न कुछ रुकावटें तो आती ही हैं। अब जब हमने ग्रोथ के ड्राइवर्स देख लिए, तो अब वक्त है उन स्पीड ब्रेकर्स और चैलेंजेस को देखने का जो इंडिया के इंडस्ट्रियल रास्ते में आते हैं। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। एक तरफ शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट और एडवांस डिजिटल सर्विसेज हैं, वहीं दूसरी तरफ कई गांव अभी भी बेसिक कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये गैप एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि इसकी वजह से देश की एक बड़ी आबादी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाती। दूसरा चैलेंज है स्किल मिसमैच का। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री की तेजी से बदलती ज़रूरतों से मैच कर रहा है? अक्सर एक गैप रह जाता है। जो पढ़ाई है और जो हाई टेक स्किल्स आज इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, एआई या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड्स में चाहिए, उनमें फ़र्क है। और भी कुछ चैलेंजेस हैं जो बने हुए हैं। कुछ एरियाज में बिजली और सड़कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया को चाइना और यूएसए जैसे मैन्युफैक्चरिंग जाइंट से सख्त कंपटीशन मिलता है। और सबसे जरूरी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज सीरियस कंसर्न्स हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो इन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर कैसा दिखता है? अपने आखिरी सेक्शन में हम आगे देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया की इंडस्ट्रियल स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा। क्या हमारा देश इन रुकावटों को पार करके एक सच्चा ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर बन पाएगा?
फ्यूचर का रोड मैप तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है ईवी रेवोल्यूशन की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए दौर पर। पेट्रोकेमिकल्स में ग्रीन केमिस्ट्री पर जोर दिया जा रहा है ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स बनाए जा सके। सबसे बड़ा गोल देश को दुनिया के लिए एक मेड इन इंडिया ग्लोबल हब बनाना है। और शायद सबसे ज़रूरी प्लान ये है कि गांव तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए ताकि डिजिटल डिवाइड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और ये हमें फ्यूचर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आता है। अब एम्बिशन सिर्फ चीज़ें मैन्युफैक्चर करने का नहीं है। असली बदलाव ये है कि इंडिया डिज़ाइन, रिसर्च और इनोवेशन का सेंटर बन रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडियन कंपनियां अब सिर्फ फॉरेन डिज़ाइंस असेंबल नहीं कर रही, बल्कि दुनिया के लिए नई टेक्नोलॉजीज बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगली बार जब आप किसी गाड़ी, फोन या किसी भी प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया का लेबल देखें, तो क्या आप उसके पीछे की इस पूरी कहानी के बारे में सोचेंगे? वो फैक्ट्रीज का नेटवर्क, वो इंजीनियर्स, वो सरकारी पॉलिसीज और वो सारे चैलेंजेस जो उस प्रोडक्ट को आपके हाथों तक लाने में लगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे याद रखना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया।